हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस इन थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो वो बहुत सारे प्रोसेसेस के थ्रू कन्वर्जन हो सकता है। वो कौन कौन से प्रोसेस हैं वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है कि टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। यहाँ आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम और थर्मल वर्ड का मतलब है यहाँ टेम्परेचर। तो जब भी सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाए उस दौरान अगर सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाएगा। यहाँ हमने लिखा है डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब होता है टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है, यानी फाइनल स्टेट का टेम्परेचर माइनस इनिशियल स्टेट का टेम्परेचर, ये ज़ीरो होना चाहिए बिकॉज टेम्परेचर में तो कोई चेंज आया ही नहीं। ठीक है, यहाँ एक अगली कंडीशन होगी डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। डी टी का मतलब होता है फॉर द स्मॉल इंटरवल। पूरे प्रोसेस के दौरान आप किसी भी स्मॉल इंटरवल के लिए यानी किसी भी टाइम पे बिल्कुल स्मॉल टाइम के लिए भी अगर आप टेम्परेचर चेंज स्टडी करेंगे तो वो ज़ीरो होना चाहिए, डी टी भी ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। तो मान लीजिए अगर कोई एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है बीकर में, वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ठीक है, एक्सोथर्मिक है तो हीट रिलीज होगी। ठीक है ना, अगर ये हीट सिस्टम में ही रह जाती है तो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाता है, फिर प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं हो पाएगा। तो प्रोसेस को आइसोथर्मल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में जो भी हीट रिलीज हुई उसको क्या करना पड़ेगा, सराउंडिंग को देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं वो सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज करते हैं। अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो हीट सिस्टम जो है वो रिलीज करता है सराउंडिंग में। बट अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक मतलब हीट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस, अगर सिस्टम को हीट रिक्वायर्ड है फॉर द प्रोसेस तो सिस्टम क्या करेगा, उस हीट को एब्जॉर्व करेगा फ्रॉम द सराउंडिंग टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, सो आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट एक्सचेंज होता है। अब देखिए आइडियल गैस इक्वेशन है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है, पी वी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, यहाँ पे एन नंबर ऑफ मोल्स, आर गैस कांस्टेंट, टी इज द टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। तो अगर हम एक सिस्टम स्टडी कर रहे हैं उस सिस्टम के लिए नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो जाएंगे, कितना हमने गैस के मोल्स लिए हैं हम वो कांस्टेंट रख रहे हैं। ठीक है, आर गैस कांस्टेंट है, ऑलरेडी कांस्टेंट है। हम बोल रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, सो पी वी शुड बी कांस्टेंट। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पी वी जो हो जाता है वो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम ये बोल सकते हैं पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाई वी, है ना। पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाई वी होगा। ओके, अब देखिए पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अभी हमने देखा कैसे होगा। सो वी कैन से द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस वेरीज इनवर्सली विद इट्स वॉल्यूम। अभी हमने देखा था पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाई वी। सो प्रेशर जो है वो वॉल्यूम के से इन्वर्सली वेरी करता है। ठीक है ना, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वॉल्यूम कम होता जाता है। नेक्स्ट इसके बाद में इंटरनल एनर्जी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इंटरनल एनर्जी मतलब सिस्टम की एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, यानी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जो भी सिस्टम की खुद की एनर्जी है वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होती है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। और आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज भी ज़ीरो होगा। ठीक है, सो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो हो गया, डेल्टा यू ज़ीरो। ओके, अब देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अभी हमने देखा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो है ना। तो क्या हो गया, क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। क्यू इज द हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, डब्ल्यू इज द वर्क। तो इस स्टेटमेंट से हमें ये पता लग रहा है कि हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क नेगेटिव है ना, सो जो भी हम सिस्टम को हीट देंगे वो कहाँ काम आएगी, सिस्टम उससे वर्क करेगा, वर्क डन बाय द सिस्टम से। ठीक है, अभी हमने ये इक्वेशन देखी थी पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाई वी। उस हिसाब से अगर हम पी और वी के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ इस तरह से आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन पी एंड टी, प्रेशर एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर तो टाइम के साथ चेंज होगा नहीं, सो ग्राफ इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगा। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद में आइसोबारिक प्रोसेस, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। आइसो मतलब सेम और बार यहाँ पे प्रेशर को बता रहा है। सो जिस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है वो होते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। प्रेशर कांस्टेंट है तो चेंज इन प्रेशर दैट मीन्स डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो, डी पी स्मॉल चेंज,
स्मॉल किसी भी इंटरवल के लिए जब हम चेंज निकालेंगे तो वो भी ज़ीरो होगा, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, चाहे आप स्मॉल इंटरवल के लिए निकालें चाहे इनिशियल और फाइनल स्टेट का डिफरेंस निकालें, ज़ीरो ही आएगा। ठीक है। अब देखिए आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है, जब भी कोई प्रोसेस यानी कोई रिएक्शन, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, कोई रिएक्शन अगर ओपन कंटेनर में होती है, जैसे आप टेस्ट ट्यूब में रिएक्शंस करवाते हैं, बीकर में रिएक्शंस करवाते हैं, तो ये सब जो रिएक्शंस होती हैं ये एक ओपन सिस्टम है और ये एक आइसोबारिक प्रोसेस है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो रिएक्शन हो रही है वो हो रही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट। उस सिस्टम में क्या होगा, जैसे आप बीकर में रिएक्शन करवा रहे हैं या टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन करवा रहे हैं, उस पर जो प्रेशर डल रहा है वो कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। ठीक है ना। और वो प्रेशर थ्रू आउट द चेंज कांस्टेंट रहेगा। सो वो आइसोबारिक प्रोसेस का एग्जांपल है। अब आइसोबारिक प्रोसेस के लिए डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है माइनस पी डेल्टा वी, है ना। देखिए कैसे निकाल सकते हैं, डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है माइनस पी डेल्टा वी। ओके, डेल्टा वी इज वी टू माइनस वी वन, तो यहाँ से हो गया माइनस पी वी टू माइनस वी वन दैट इज इक्वल टू पी वी टू माइनस पी वी वन, है ना। अब पी वी इक्वल टू एन आर टी वाली इक्वेशन अगर हम लगाते हैं तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा पी वी टू इज इक्वल टू एन आर टी टू माइनस एन आर टी वन, है ना। ये वाला आ जाना चाहिए, मैंने ये सिर्फ ये वैल्यू लिखी है, माइनस आगे आएगा, यहाँ पे माइनस नहीं लगाया है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी हमने आगे माइनस नहीं लगाया है। ठीक है, तो हम ये ऐसा कह सकते हैं फाइनली वर्क के लिए एन आर अगर हम कॉमन ले ले तो माइनस एन आर टी टू माइनस टी वन वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है ना, ये वर्क का फॉर्मूला माइनस पी डेल्टा वी यानी माइनस पी वी टू माइनस वी वन इज इक्वल टू माइनस एन आर टी टू माइनस टी वन। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यहाँ पे हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू के बराबर। दैट मीन्स हीट गिवन टू द सिस्टम इंक्रीज इट्स टेम्परेचर एंड सम वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ठीक है, पी वी इक्वल टू एन आर टी वाली इक्वेशन से ही देखते हैं, तो क्योंकि प्रोसेस आइसोबारिक है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, देखिए पी वी इक्वल टू एन आर टी, आइसोबारिक है तो पी कांस्टेंट है, एन और आर कांस्टेंट है ना, ये तीनों कांस्टेंट है। दैट मीन्स वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं वी बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। तो यही चीज़ है यहाँ पे, वी बाई टी इज कॉन्स्टेंट, वॉल्यूम इंक्रीज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। ओके, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ इस तरह से आएगा। प्रेशर देखिए चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा है बट प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, वी बाई टी का ग्राफ देखिए, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है तो इस तरह से आएगा। ठीक है, अगला प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, डेल्टा वी जीरो डी वी जीरो। एज कांस्टेंट वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, यानी डेल्टा वी अगर जीरो है तो वर्क डन जीरो हो जाना चाहिए। वर्क का फॉर्मूला होता है माइनस पी डेल्टा वी, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। वर्क डन जीरो हो जाएगा तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू, दैट मीन्स हीट गिवन टू द सिस्टम इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी। ठीक है ना। अब वही अगर हम पी वी इक्वल टू एन आर टी से निकालेंगे तो वी कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, सो पी बाई टी शुड बी कांस्टेंट एंड वी कैन से पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ओके, पी वी का ग्राफ इस तरह से, वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, पी और टी का ग्राफ इस तरह से, ठीक है ना, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी था। ओके, अब देखते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता है, सो क्यू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ओके, इस केस में क्या होगा, अगर हीट एक्सचेंज नहीं होगी तो कब नहीं हो पाएगी हीट एक्सचेंज, जब जो सिस्टम है उसकी वॉल कंप्लीटली इंसुलेटेड हो। ठीक है, हीट एक्सचेंज करने ही ना दे, वॉल्स जो है वो कंप्लीटली इंसुलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, अब इस केस में अगर मान लीजिए प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक है यानी उस प्रोसेस में हीट रिलीज हो रही है बट हीट वो सराउंडिंग में नहीं जा सकती है क्योंकि हीट एक्सचेंज तो होगा ही नहीं। तो हीट अगर सराउंडिंग में नहीं जा रही है तो क्या करेगी, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाएगी। ठीक है ना। इसी तरह से अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है, उसको हीट चाहिए प्रोसेस को। ठीक है, अब वो सराउंडिंग से तो दे नहीं सकता, तो सिस्टम अपनी खुद की इंटरनल एनर्जी जो है वो यूज़ करेगा, तो क्या होगा, टेम्परेचर सिस्टम का डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे टेम्परेचर में चेंज आता है, हीट जो है वो ज़ीरो रह जाती है क्यों, हीट एक्सचेंज नहीं होता, बट जो टेम्परेचर है उसमें चेंजेस आते हैं। टेम्परेचर चेंज होगा तो डेल्टा यू भी चेंज होगी बिकॉज इट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ओनली।
ठीक है ना। सो क्यू अगर जीरो हो जाता है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हो गया डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक है, इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू द वर्क, एंड व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम इंटरनल एनर्जी इंक्रीज। ठीक है ना, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई यानी टेम्परेचर बढ़ेगा। क्लियर। अब देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। गामा क्या होता है यहाँ पे, गामा होता है सी पी बाय सी वी, सी पी बाय सी वी ये होता है गामा। ठीक है, तो इक्वेशन बनती है पी वी पी वन वी वन गामा इज इक्वल टू पी टू वी टू गामा। ओके, तो अब पी और वी के बीच में ग्राफ इस तरह से आता है। कंपेयर करते हैं अभी तक हमने जितने भी प्रोसेस पढ़े उनके ग्राफ के लिए प्रेशर और वॉल्यूम वाला ये ग्राफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आइसोबारिक के लिए इस तरह से ग्राफ, प्रेशर नहीं बदलना चाहिए तो प्रेशर नहीं बदल रहा है। ठीक है, अब देखिए आइसोकोरिक के लिए ये ग्राफ, वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए, ये वाला ग्राफ हो गया। आइसोथर्मिक और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आप ध्यान रखिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ग्राफ ये होता है ऊपर की तरफ और एडियाबैटिक वाले का ग्राफ नीचे की तरफ होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो प्रोसेस है आइसोथर्मल, आइसोथर्मल एक्सपांशन वर्क इज मोर देन द एडियाबैटिक एक्सपांशन। क्यों होता है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस से ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट साइक्लिक प्रोसेस, लास्ट टाइप का प्रोसेस है। इसमें क्या होगा, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम हो जाएगी, क्योंकि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है तो जितने भी स्टेट फंक्शंस हैं सब उनमें चेंज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो डेल्टा यू स्टेट फंक्शन, डेल्टा एच स्टेट फंक्शन, डेल्टा एस स्टेट फंक्शन, डेल्टा जी स्टेट फंक्शन, ऑल स्टेट फंक्शंस आर जीरो। इसका ग्राफ क्या होगा, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ। आप जहाँ से स्टार्ट करेंगे आपको अल्टीमेटली वहीं आना है, तो वो अलग अलग तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ऐसे ड्रॉ किया, तो हम वहाँ 1 से चले 2 पे गए, वापस 1 पे आ गए, तो वापस अगर हम 1 पे आ गए तो ये साइक्लिक प्रोसेस, इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम। इस तरह से भी हो सकता है 1 से 2 पे गए, 2 से 3 पे गए, 3 से 4 पे गए, फिर 4 से 1 पे आए, फाइनली आपको आना वहीं है जहाँ से आपने स्टार्ट किया, तो वो साइक्लिक प्रोसेस होगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ ग्राफिकली क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो। क्वेश्चन है, 1 mole of an ideal gas is put through a series of operation given that T1 is greater than T2. Identify the process at each stage, suggest the name for overall process and calculate delta U and delta H for the whole process. ठीक है, आपको ये ग्राफ देखना है और सब स्टेज पे प्रोसेस क्या है वो बताना है। आपको दिया हुआ है T1 ज़्यादा है T2 कम है। ए से बी अगर हम स्टडी करें, देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, दोनों जगह T1 लिखा हुआ है ना। अब देखिए प्रेशर जो है वो अलग अलग है, यहाँ का प्रेशर इतना, बी पॉइंट का प्रेशर इतना, वॉल्यूम भी अलग अलग है। ठीक है ना, तो ये ना तो आइसोबारिक है ना आइसोकोरिक है, टेम्परेचर सेम इसलिए आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है, आइसोथर्मल है तो एडियाबैटिक तो हो नहीं सकता है ना, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। नेक्स्ट इसके बाद में बी और सी के बीच का ग्राफ देखिए, टेम्परेचर बदल गया है ना, प्रेशर भी बदल गया, वॉल्यूम भी बदल गया है ना, तो ये एक्सपांशन है, एडियाबैटिक एक्सपांशन। ओके, एक्सपांशन है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा, ए से बी भी एक्सपांशन था बिकॉज वॉल्यूम बढ़ा। अब हम सी से डी पे जाते हैं, कंप्रेशन है, वॉल्यूम कम हो गया। ठीक है ना, कंप्रेशन है बट टेम्परेचर सेम है इसलिए क्या है, आइसोथर्मल है ना, प्रेशर तो बदल रहे हैं यहाँ पे भी। डी से वापस ए पे आते हैं, अगेन इट्स अ कंप्रेशन, वॉल्यूम कम हो गया है ना, देखिए वॉल्यूम यहाँ V4 था, यहाँ वॉल्यूम V1 हो गया, वॉल्यूम कम हो गया तो ये कंप्रेशन है, टेम्परेचर भी बदल गया तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर बदल जाता है ना, तो ये एडियाबैटिक कंप्रेशन है। ओके, अब पूछा है डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर द होल प्रोसेस, बिकॉज ये साइक्लिक प्रोसेस है तो पूरे प्रोसेस में वापस अल्टीमेटली हम ए पे ही आ गए, तो स्टेट फंक्शन जितने भी हैं वो जीरो हो गए, यानी डेल्टा यू एंड डेल्टा एच इज जीरो। नेक्स्ट, a system of ideal gas is put through the series of changes as shown in the figure. ABF temperature 50 डिग्री सेल्सियस, CDE temperature 25 डिग्री सेल्सियस। आपको वही आइडेंटिफाई करना है प्रोसेस कौन कौन से हैं। ए से बी में जाते हैं, देखिए प्रेशर बदला क्या, नहीं बदला, वॉल्यूम बढ़ गया तो ये है एक्सपांशन है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो गया, प्रेशर सेम रह गया तो ये कौन सा है, आइसोबारिक प्रोसेस है। ठीक है, अब देखिए ए और बी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है तो ये आइसोथर्मल भी है, आइसोबारिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है, बी से सी पे जाते हैं, अगेन वॉल्यूम बढ़ गया, एक्सपांशन है। ठीक है ना, प्रेशर भी बदल गया, यहाँ P1 है यहाँ पे P2 है। बी से सी में जो है वो टेम्परेचर बदल गया। ठीक है,
तो प्रेशर भी बदला, वॉल्यूम भी बदला, टेम्परेचर भी बदला, सो इट्स अ एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, सी से डी डिस्कस करते हैं। देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कितना रह गया, 12 लीटर ही रह गया। तो सी से डी पे जाने पे वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट हो गया, है ना। तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। ठीक है, डी से ई पे जाने में, ओके, सी से डी में टेम्परेचर भी सेम है, सो इट्स आइसोथर्मल प्रोसेस ऑल्सो। ठीक है, अब डी से ई पे जाते हैं। डी से ई में जाएंगे तो क्या कांस्टेंट है, अगेन प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबारिक प्रोसेस है। डी से ई में टेम्परेचर भी सेम है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस है। ई से एफ में जाते हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, वॉल्यूम भी जो है डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये कंप्रेशन है। और ई से एफ में टेम्परेचर अलग अलग है, 50 एंड 25, सो इट्स एडियाबैटिक प्रोसेस। क्लियर, टेम्परेचर बदले तो हम आइसोथर्मल नहीं लिख सकते, और न आइसोबारिक है ना आइसोकोरिक है, तो एडियाबैटिक है। ओके, एफ से ए में जाते हैं हम। एफ से ए में जाएंगे तो अगेन टेम्परेचर सेम है, एफ और ए का 50 डिग्री सेल्सियस, सो इट्स आइसोथर्मल प्रोसेस। अब इस केस में क्या है, वॉल्यूम भी सेम है, तो इट्स अ आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके, साइक्लिक प्रोसेस है, इसलिए जितने भी स्टेट फंक्शंस होंगे उनकी वैल्यू, उनमें चेंज जीरो। ओके, डेल्टा यू जीरो, डेल्टा एच जीरो। नेक्स्ट, द 2 mole of an ideal gas is put through a series of changes as shown graphically. Calculate pressure at each stage x, y and z. Name the process during the change x to y, y to z and z to x. प्रेशर कैलकुलेट करना है, आपके पास में वॉल्यूम है, आपके पास में टेम्परेचर भी है, कर सकते हैं। पी वी इक्वल टू एन आर टी लगाना है ना। तो अभी हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो पी इक्वल टू एन आर टी बाई वी हो गया। क्वेश्चन में दे रखा है 2 moles ऑफ गैस, तो एन हो गया 2। आर गैस कॉन्स्टेंट 0.0821 लिखा। टेम्परेचर देखिए, पॉइंट एक्स पे टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन, वो लिखा। वॉल्यूम कितना है पॉइंट एक्स पे, 20 लीटर, वो लिखा। तो हमारे पास में प्रेशर आ गया 2.46 एटमॉस्फेयर। वाई पे निकालना है इसी तरह से, प्रेशर इज इक्वल टू एन आर टी बाई वी रहेगा। एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 2 ही है। ठीक है, आर 0.0821 है, टेम्परेचर देखिए कितना है, वाई पे 600 केल्विन है, वो लिखा। वॉल्यूम कितना है, 20 लीटर है, वो लिखा। तो हमारे पास में वाई पे प्रेशर आ गया। जेड पॉइंट पे निकालना है, जेड पॉइंट पे देखिए टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन है, वॉल्यूम है 10 लीटर। ठीक है, तो 2 मोल्स गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर 2 मोल्स गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दैट इज 10 लीटर, आया 4.9892 एटमॉस्फेयर। ओके, अब देखिए एक्स टू वाई में गए थे तो वॉल्यूम नहीं बदला, वॉल्यूम 20 लीटर ही है ना, तो इट्स आइसोकोरिक प्रोसेस। वाई टू जेड में अगर हम जाते हैं, वाई टू जेड में गए, ठीक है, ये वाला प्रोसेस, तो देखिए वाई और जेड पे हमारा प्रेशर सेम आया, सो इट्स आइसोबारिक प्रोसेस। जेड टू एक्स में जाते हैं, टेम्परेचर सेम रहता है, सो इट्स आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, इस तरह के और भी न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कीजिए, आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।